हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसका टाइटल है अमेरिकाज एशिया स्ट्रेटजी हैज़ रीच्ड अ डेड एंड। इस आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, क्या यूएसए के पास कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस वक्त मौजूद है या नहीं, व्हाट इज़ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, आरसीईपी क्या है, क्या पिवट टू एशिया पॉलिसी फेल हो चुकी है और इन फ्यूचर यूएसए को क्या करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की, तो इस रीजन के अंदर सबसे जो मेजर बैरियर है यूएसए के लिए वो आपके पास चाइना है। चाइना ने हर तरफ से यूएसए को डिस्प्लेस करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में आज सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वाई पिवट टू एशिया पॉलिसी एक्चुअली फेल्ड। पिवट टू एशिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी ड्यूरिंग बराक ओबामास पीरियड और इसको कहा जा रहा है कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यूएसए एवर मेड। कैसे ये एक बहुत बड़ी गलती थी यूएसए की, कैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए और कौन कौन सी चीज़ें हमने अचीव की हैं जब हम बात करते हैं पिवट टू एशिया पॉलिसी की। पिवट टू एशिया पॉलिसी हो या फिर रीबैलेंस टू एशिया पॉलिसी हो, बात एक ही है। इसके प्राइमरीली 5 ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपके पास ये था कि हम एडवांस करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, जिसमें आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आ जाता है। फिर दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करेंगे, चाइना के साथ एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए। ऑन द अदर हैंड, इस पिवट टू एशिया पॉलिसी को एक कम्प्लीटली अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा था। ये पिवट टू एशिया पॉलिसी फेल क्यों हुई, वाई इट फेल्ड, इसका जो पहला रीज़न है कि ये फेल क्यों हुई है, बिकॉज इसको देखा जा रहा है कि इट इज़ यूएसए स्ट्रेटजी रादर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अगेंस्ट चाइना, और जिसने चाइना को बहुत ज़्यादा अनॉय किया है। चाइना इसको इस तरह से परसीव करता है कि इट इज़ नथिंग बट कंटेनमेंट ऑफ चाइना। चाइना की ये कंटेनमेंट है। एट द सेम टाइम यूएसए ने ये भी प्रॉमिस किया था कि they will be focusing on the part of world for economic reasons. इसके इकोनॉमिक रीजंस होंगे, बट दे ऑल स्टार्टेड टू आर्म themselves. तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पिवट टू एशिया पॉलिसी है, इसका पर्पस क्या था? पर्पस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेकिन इसने काम क्या किया? वो काम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं था, रादर इनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू मिलिटराइजेशन। इसीलिए इस पिवट टू एशिया पॉलिसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो मेजर इशू है कि वाई पिवट टू एशिया पॉलिसी फेल्ड, बिकॉज इट वाज हैवीली मिलिटराइज्ड एजेंडा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, रादर सिर्फ और सिर्फ मिलिटराइजेशन के ऊपर ही काम किया जा रहा था इस पॉलिसी के अंडर। इसीलिए ये पॉलिसी आपके पास फेल हो गई। इसी तरह से पिवट टू एशिया पॉलिसी में एक ये भी पॉइंट था कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे थ्रू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो वो विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। उसके बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2.0 है, जिसको यूएसए की वजह से जो लूपहोल्स क्रिएट हुए उनको फिर चाइना ने फिल करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड, नाउ वी हैव आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान। ये आपके पास इस वक्त वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री एग्रीमेंट है दैट हैज़ रिसेंटली केम इनटू फोर्स। इसी के साथ साथ इस आर्टिकल के अंदर ये भी डिस्कस किया गया है कि इस वक्त यूएसए के पास कोई भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। अगर यूएसए ने फोकस किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया है। हैवीली मिलिटराइज्ड एजेंडा है यूएसए का, और इट इज़ एन इल फेटेड पिवट टू एशिया पॉलिसी, जिसका कोई भी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र नहीं आता। अगर हम ट्रंप की बात करें तो अगेन ट्रंप की भी पॉलिसी यही थी, दैट वाज मिलिट्री फर्स्ट एशिया पॉलिसी। कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने की बात हो रही हो, जहाँ पे वाकई में जो रीजन के नीड्स को रिप्रेजेंट कर सकें। मिसाल के तौर पे रीजन के क्या नीड्स हैं? ये जो रीजन है इसका पहला जो नीड है, जो फर्स्ट नीड है रीजन की, दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। यहाँ पे डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत मौजूद नहीं है। रीजन की जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो रीजन में सारी कंट्रीज चाह रही हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी।
लेकिन रीजन में इकोनॉमिक पॉलिसी यूएसए ने कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं कराई। अगर कराई भी तो वो भी फ्री ट्रेड के ऊपर थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई आपकी। इसी तरह से रीजन की ये भी नीड्स हैं कि कोविड-19 से कैसे फाइट किया जाए। इस वक्त रीजन की ये नीड्स नहीं है कि हम मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, हम न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएं, हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात कर रहे हों जिससे और ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट हों। यहाँ पे जो रीजन है उसकी नीड्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे बात हो रही है कोविड-19 की, पॉवर्टी एलिवेशन की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। लेकिन यूएसए का जो प्राइमरी फोकस रहा है वो प्राइमरी फोकस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के ऊपर रहा है। देयरफॉर पिवट टू एशिया पॉलिसी यूएसए की कंप्लीटली फेल हो चुकी है और यही इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया गया है। इसी तरह से इस वक्त यूएसए के पास कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके, देयर इज़ नो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सो फॉर अवेलेबल। कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इस वक्त यूएसए के पास नहीं है जिससे चाइना को काउंटर किया जाए। ऑन दी अदर हैंड यूएसए ने जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एजेंडा प्रेजेंट था, उसमें इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की कोई भी बात नहीं हो रही है, उसमें लोगों के इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं हो रही है, उसमें प्रोग्रेस की कोई भी बात नहीं हो रही थी। देयरफॉर ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है या फिर इंडो पैसिफिक पॉलिसी है या फिर पिवट टू एशिया पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें हमें फेल होते हुए नज़र आती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एक लूपहोल क्रिएट हो रहा है, जो पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यूएसए के पुल आउट करने से, उसको हमें चाइना फिल करते हुए नज़र आता है। अब ये सारी डिस्कशन के बाद ऑथर हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इस वक्त यूएसए को क्या करना चाहिए। यूएसए के पास 2-3 ऑप्शंस स्टिल मौजूद हैं जिनको यूएसए इस वक्त यूज़ कर सकता है। 2 सजेशंस भी इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड हैं, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑथर ने यह कहा है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम दैट यूएसए प्रायोरिटाइज्ड इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। नो मोर डिस्कशंस होनी चाहिए। अब इस वक्त कोई भी हमें मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें आर्मामेंट की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो यूएसए को कमिट करना चाहिए दैट इज़ नथिंग बट इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है यूएसए को, क्योंकि इस वक्त यूएसए के पास कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके। इस वक्त इस रीजन की जो नीड्स हैं वो सिक्योरिटी नीड्स नहीं है, वो इकोनॉमिक नीड्स हैं, वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात हो रही है। इस वक्त जो स्टेट्स हैं हमारे पास, जो लोग हैं, वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मिलिटराइजेशन को वो इतना ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है तो वो मिलिट्री एजेंडा के ऊपर और मिलिटराइजेशन के ऊपर ही फोकस किया है। रिसेंटली हमारे पास ऑकस का भी एक एग्जांपल है, अगेन ये भी एक तरह से सिक्योरिटी पैक्ट है। तो इस वक्त भी हमें यूएसए कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कोई इनिशिएटिव ले, कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराए। तो देयरफॉर इस आर्टिकल में ऑथर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले यूएसए नीड्स टू प्रायोरिटाइज एन इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। उसके लिए यूएसए ये कर सकता है कि यूएसए कैन वर्क ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब यूएसए बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहता, यूएसए स्टेटस को चाहता है, यूएसए कोई भी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं चाहता। जब इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं हो रही और यूएसए कोई भी चेंज नहीं चाहता तो उससे क्या हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ हमें डिफेंस स्पेंडिंग की चीज़ें नज़र आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग है। देयर इज़ न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन, हमें न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन नज़र आती है और मिसाइल प्रोलिफरेशन हमें नज़र आती है, जैसे कि ऑकस में हमने देखा था। इसी तरह से एक और सजेशन प्रपोज कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर ऑथर, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ यूएसए ऑल्सो नीड्स टू इंट्रोड्यूस एन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर एशिया। इस वक्त यूएसए ने कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी एशिया के लिए इंट्रोड्यूस नहीं कराई जो कि वाकई में सक्सेसफुल हो पाए। अल्दो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई गई थी, लेकिन उससे यूएसए ने पुल आउट कर लिया तो वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनल हो गया। देन अब उसके लिए हमारे पास न्यू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मौजूद है। अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस कराए यूएसए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये भी हमें ऑथर ने बताया है। तो इस ओपिनियन के अंदर जो राइटर है उन्होंने ये हमें बताने की कोशिश की है कि यूएसए ये कर सकता है कि वो निगोशिएट करे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ निगोशिएट करे वेरियस फॉर्म्स में। मिसाल के तौर पे उनको डेट रिलीफ दे दे, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं, तो उनको डेट रिलीफ देने की कोशिश करे। फिर उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस भी दे सके ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है वो स्ट्रेंथन हो सके। अगर
सिर्फ ये चीज़ें नहीं हो रही हमारे पास और सिर्फ मिसाइल प्रोलिफरेशन है, न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन है हमारे पास और डिफेंस स्पेंडिंग है और नेवल एक्सपेंशन हो रही है, तो ये कुछ भी नहीं है। इट इज़ नथिंग बट हम कह सकते हैं कि इट इज़ टर्निंग रीजन इनटू अ पावर गैग। इससे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री को ही सर्व किया जा सकता है। इससे स्टेट में जो लोग, स्टेट्स में जो रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड नहीं हो रहे। एज अ रिजल्ट एक लूमिंग सिक्योरिटी थ्रेट हमें नज़र आता है रीजन के अंदर। इन्वायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें जो इस वक्त ज़रूरत है दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। हमें एक इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए और हमें इस वक्त प्रायोरिटाइज करना चाहिए इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट को बाकी और सब चीज़ों के ऊपर। तो यही सारी चीज़ें आज के इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई थी। थैंक यू सो मच।